स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के बारे में है। आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला आफ्टर द सिक्योरिटी ब्रीच के इंसिडेंट के बाद में। स्टूडेंट्स इसी प्रोटेस्ट के अंदर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी वहाँ पे सस्पेंड किया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसी न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सस्पेंशन के बारे में, तो हमारे जो पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनके द्वारा यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जो सस्पेंशन है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम फ्राइडे के दिन पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग के अंदर जो बेसिकली आपको क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है जो देखने के लिए मिलता है, उसका यहाँ पे कोई भी सेटिंग है उसको नहीं किया जा सका ड्यू टू द प्रोटेस्ट की वजह से। इसके अलावा आप देखिए कि फ्राइडे के दिन ही आपको यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स का जो डिस्कशन है वो भी फ्राइडे के दिन ही उसको कैरी आउट किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो सका ड्यू टू द प्रोटेस्ट की वजह से। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग के अंदर क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा भी पूछ लिए जाते हैं। जब कोविड-19 का जब समय था उस समय क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था कुछ समय के लिए, ड्यू टू द कि उस समय में जो मीटिंग है फुल फ्लैज वे में कैरी आउट नहीं की जा सकती, उसी वजह से। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर हैं वो क्या है, ये हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको अकाउंटेबल रखने की कुछ टूल्स हैं, उनसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उनके द्वारा जो जवाब है वो देना होता है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर में बेसिकली जो सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर उनको देना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जो आंसर रिटर्न फॉर्मेट के अंदर भी देना होता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल्स के डिस्कशन के बारे में, तो फ्राइडे का जो दिन है उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल्स का जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके द्वारा कोई भी बिल यहाँ पे प्रपोज किया गया है उसको बेसिकली हम प्राइवेट मेंबर बिल्स के रूप में डिफाइन किया गया है। लास्ट टाइम इंडिया के अंदर 1970 के समय में कोई प्राइवेट मेंबर बिल है जिसको पास किया गया था, और आप देखिए कि अभी तक 14 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बिल हैं जो कि बेसिकली प्राइवेट बिल्स हैं जिनको पास किया गया है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनको क्यों नहीं पास किया जाता, एक तो आप देखिए कि यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा खुद के द्वारा प्रिपेयर करना होता है। कोई भी जो सेक्रेटरीट का जो स्टाफ है उनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना होता है, और ये 1 मंथ का जो नोटिस है ऑलरेडी उनको देना होता है पार्लियामेंट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम टाइम अगर कोई इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा एज ए गवर्नमेंट बिल के रूप में उसको प्रपोज किया जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनके द्वारा एडजर्नमेंट मोशन है उसके बारे में भी बात की गई थी। तो आपको यहाँ पे जो एडजर्नमेंट मोशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि एक तो एडजर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हाउस के अंदर प्रोटेस्ट की वजह से हाउस को एडजर्न कर दिया गया स्पीकर एंड चेयरमैन के द्वारा। कब के लिए एडजर्नमेंट किया गया है, मंडे के रिगार्डिंग में इसका एडजर्नमेंट किया गया है। तो एडजर्नमेंट क्या है कि किसी भी सीटिंग को यहाँ पे सस्पेंड करना या एंड करने को हम एडजर्नमेंट के रूप से जानते हैं। उसके अंदर बेसिकली जो टाइम है वो बताया जाता है कि हाउस को इतने समय के लिए यहाँ पे हम एडजर्न कर रहे हैं, दोबारा से जो मीटिंग होगा वो मंडे के दिन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे आपको एडजर्नमेंट मोशन के बारे में पता होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन क्या है स्टूडेंट, मिनिमम 50 मेंबर्स का यहाँ पे जरूरत है एडजर्नमेंट मोशन को अडॉप्ट करने के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे कोई जरूरी इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा, जैसे कि आप देखिए सिक्योरिटी ब्रीच के रिगार्डिंग में डिस्कशन करना था इस एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में। तो उसके रिगार्डिंग में जो हाउस का जो प्रोसीडिंग है, हाउस का जो वर्क है, बिजनेस है, उसको सस्पेंड किया जाएगा और उस इंपॉर्टेंट वर्क को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। क्या राज्यसभा के अंदर एडजर्नमेंट मोशन है उसको यहाँ पे चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपको एडजर्नमेंट मोशन के बारे में अगर नहीं पता है, प्रिविलेज मोशन एडजर्नमेंट मोशन ये डिफरेंट है। और आप देखिएगा एडजर्नमेंट मोशन के समय में कोई भी ऐसा केस है जो कि बेसिकली कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उसका भी डिस्कशन नहीं किया जाता है। प्रिविलेज के रिगार्डिंग में कोई टॉपिक है तो उसका भी डिस्कशन है उस एडजर्नमेंट मोशन के अंदर नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये काफ़ी फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स रीड करते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। उसका जो पार्लियामेंट नाम का जो चैप्टर है, ओल्ड एडिशन के अंदर जो चैप्टर नंबर 22 हुआ करता था पार्लियामेंट का,
हो सकता है न्यू एडिशन के अंदर डिफरेंट हो। तो उस चैप्टर को जाके आप रीड करना, पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में भी रीड करना, जीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है। क्योंकि आप देखिए कि कोविड-19 के समय जो जीरो आवर है, जो क्वेश्चन आवर है, उसको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उस समय में जो फुल फ्लैज जो हाउस है वो नहीं चल सकता था। और उस समय इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको अवॉइड करने की रिगार्डिंग में हाउस का जो मीटिंग है उसको बेसिकली जो मोर बेनिफिशियल वर्क है उसको कैरी आउट किया जा सके, इस वजह से क्वेश्चन आवर को उस समय में सस्पेंड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राजस्थान के जो न्यू सीएम है उनके द्वारा ओथ है वो लिया गया है। तो सीएम का जो ओथ प्रोसेस है उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आप देखिएगा आर्टिकल 164 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर गवर्नर के द्वारा जो ओथ है इनको दिलाया जाता है। दिल्ली के जो सीएम है उनका जो अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम है उनके द्वारा भी यहाँ पे जो पोस्ट है उसको ओथ है वो यहाँ पे लिया गया। तो आपको जो डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है, कभी कभी आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे जो लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो किनके द्वारा होल्ड किया गया था, एल के अडवाणी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा लास्ट टाइम वो डिप्टी पीएम हुआ करते थे। अगर हम डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम का जो पोस्ट है उनके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। पॉलिटिकल पर्पज की वजह से डिप्टी सीएम है जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं भी डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट डिप्टी पीएम के बारे में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो हमारे फर्स्ट डिप्टी पीएम है वो हुआ करते थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में। लास्ट जो डिप्टी पीएम है वो कौन बने हैं स्टूडेंट्स, एल के अडवाणी है जो लास्ट डिप्टी पीएम है वो थे। उसके बाद में कोई भी डिप्टी पीएम का जो पोस्ट है वो नहीं बनाया गया। अगर हम सीएम के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर में जो अभी नए स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, वहाँ पे 2-3 स्टेट्स के अंदर जो डिप्टी पीएम का जो सीट्स है उसको क्रिएट किया गया है उस पोस्ट को पॉलिटिकल पर्पस से, मींस मोर कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट किया जा सके, ये बेसिकली पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं एस के कौल सर, वो यहाँ पे रिटायर हुए हैं। उनके बारे में बताया गया है उनके द्वारा कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट बेंचेज हैं उनके द्वारा हो यहाँ पे बेंच के अंदर वो जज रहे थे। आप देखिएगा आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे बेंच थी उसको भी इनके द्वारा उसके भी उनके अंदर इनका जो सिटिंग है वो रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एस के कौल सर के द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा आफ्टर द जब बाइफरकेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, तो कैसे वहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पीपल्स हैं उनसे गवर्नमेंट के द्वारा कंसिलिएट किया जाए, तो उसके बारे में भी इनके द्वारा ऑर्डर है वो पास किया गया था, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इंक्वायरी का एक पार्ट है पेटिशन प्रिविलेज एंड एथिक्स। एथिक्स की कमेटी के द्वारा जो एक्सपल्सन किया गया था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उनका द्वारा यहाँ पे पेटिशन है वो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके द्वारा जो डेट है वो दी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लॉ मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के डिस्कशन के अंदर ही बताया गया यहाँ पे जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर कुछ कोलिजियम के द्वारा अभी रिसेंटली जो नेम्स है वो प्रपोज नहीं किए गए हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले हमने जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से इसको काफ़ी बार डिस्कस किया था। जुडिशरी के द्वारा कहा गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जज यहाँ पे कोलेजियम के द्वारा सेंड किए गए हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं किया गया है। अभी लॉ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि काफ़ी सारे जो केस हैं वो यहाँ पे पेंडिंग है और बेसिकली कुछ कोलेजियम के द्वारा कुछ जज हैं उनको सजेस्ट नहीं किया गया है। तो हाई कोर्ट के अंदर जो कोलेजियम प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कितने जो जज हैं वो इसका पार्ट होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या ओनली सीजीआई सर के द्वारा किसी पर्सन का जो नाम है वो रिकमेंड किया जाता है हाई कोर्ट के जज के रिगार्डिंग में? क्या इसके अलावा सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो नाम है वो रिकमेंड किया जाएगा हाई कोर्ट के कोलिजियम के रिगार्डिंग में? बेसिकली स्टूडेंट्स हम हाई कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपको पता है सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, उनके द्वारा जो नेम है वो यहाँ पे सेंड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में है, आप देखिए कि इंडिया का टारगेट क्या है, E20 है। E20 क्या है, हमारा जो पेट्रोल एंड डीजल्स है उसके अंदर में 20% जो इथेनॉल है उसको यहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा जिससे कि हम मोर एफिशिएंसी है उसको अचीव कर सकें। बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट, इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो बेनिफिट है वो क्या होगा? एक तो आप देखें कि हमारे यहाँ पे इंजन जो बेसिकली फ्यूल है उसका मोर एफिशिएंसी है उसको अचीव किया जा सके, क्योंकि इथेनॉल के अंदर में आपको ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो हाई देखने के लिए मिलता है। ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होने की वजह से इंजन यहाँ पे जो मोर कंबस्ट फ्यूल है उसको अलाउ करेगा यूज़ करने के रिगार्डिंग में,
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो बेसिकली इम्पोर्ट है ऑयल के रिगार्डिंग में, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। वो रिड्यूस होने की वजह से आप देखिए कि हमारा जो करंट अकाउंट के अंदर जो डेफिसिट है उसको भी हम रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ये इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, बायोफ्यूल्स को अलग अलग जनरेशन के अंदर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको बेसिकली हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में जो थिंग्स हैं उनको यूज किया जाता है। फिर सेकंड जनरेशन के अंदर नॉन फूड हैं, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन भी है, उनके बारे में आप रीड करना कि बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स है वो कैसे होते हैं, उनके अंदर फूड के अंदर कौन कौन से जो चीज़ें हैं उनको यूज किया जाता है। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो शुगर है, शुगर का जो जूस है उसको यहाँ पे बैन किया गया था कि उसको हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर यूज नहीं करेंगे, बट अभी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अलाउ किया गया है और कुछ टोटल नंबर का जो कैपिंग है वो लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। टोटल नंबर का कैपिंग क्या है कि जो 17 लाख टन है, 17 लाख टन के आसपास ही यहाँ पे जो शुगर का जो जूस है, मोलेसेस है, उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में। तो 70 लाख टन का यहाँ पे जो कैपिंग है वो बताया गया है किसके द्वारा, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि शुगर केन के अलावा हमारे यहाँ पे जो और कौन सा जो फूड का जो आइटम है जिसको यूज करने के बारे में बात की गई थी, जैसे कि हमारे जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के अंदर में आप देखिए कि मेज है। मेज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस किया था, उसको शेयर किया था आपको एक न्यूज़ कि मेज को भी यूज करने के बारे में बात की गई है। प्रेजेंट समय में जो 25% जो केन का जो जूस है, शुगर केन का जो जूस है उसको यूज किया जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के परस्पेक्टिव से। 50% के आसपास जो मोलेसेज है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इसके अलावा देखिए कि 25% है जो आपको ग्रेन्स है जैसे कि वीट है, मेज है, इन सभी को यूज किया जाता है। हाई ऑक्सीजन का कंटेंट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग किया हुआ कोई भी यहाँ पे फ्यूल है उसके अंदर में, जिसकी वजह से इंजन मोर वे में इसको यूज कर सकता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, इंडिया का इंपोर्ट को भी यहाँ पे डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे क्या रीड करना है, बायोफ्यूल्स का जो जनरेशन है उसके बारे में रीड करना। जनरेशन 1 के अंदर आप देखिए कि फूड आइटम्स है, मेज है, ग्रेन्स हैं, इसके वीट है, हमारे जो शुगर केन है उन सभी को यूज किया जाएगा। जनरेशन 2 के अंदर में नॉन फूड आइटम्स है उनको यूज किया जाता है। जनरेशन 3 के अंदर एलगी को यूज किया जाता है नहीं। तो आपको जनरेशन के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का टारगेट क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग में, इंडिया का टारगेट क्या है, आप देखिए कि E20 के परस्पेक्टिव से इंडिया ने टारगेट दिया है कि 2025-26 तक 20% जो ब्लेंडिंग है वो हमको करना है, जिससे कि हम यहाँ पे सेफ जो बायोफ्यूल्स है उनको यूज कर सकें, एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, व्हीकलर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करें। आप देखें कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा कहा गया अगर इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो कंटिन्यूस जो भी इशू है उसको सही से डील नहीं किया तो सीरियस डैमेज है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखें कि इस इंसिडेंट के अंदर इंडिया के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे कि इंडिया के द्वारा इस पर्सन का जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनका बेसिकली यहाँ पे असैसिनेशन का जो प्रयास है वो किया गया। आप देखें कि इससे पहले कनाडा के द्वारा भी लगाए गए थे, जो हरदीप सिंह निज्जर नाम के जो पर्सन है उनके असैसिनेशन के अंदर इंडिया का रोल के रिगार्डिंग में कनाडा के एलिगेशन से उस समय में जो 5 आई अलायंस है वो न्यूज़ के अंदर में था। जो क्या है 5 आई अलायंस, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 के समय, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के समय में यूके, यूएस एंड इसके अलावा देखिए कि कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 5 कंट्रीज का एक अलायंस है जिसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के अंदर कहा गया है कि अगर पन्नून का केस के अंदर में यहाँ पे अच्छे से उसको डील नहीं किया गया तो उसके सीरियस डैमेज है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि वहाँ पे जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है FBI, उसके भी जो ऑफिसर्स हैं इंडिया के अंदर विजिट के अंदर आए हैं, जिसके अंदर इस केस के डील के रिगार्डिंग में दिल्ली के द्वारा जो MLA लेड का जो फंड है उसको रेज किया गया है। प्रेजेंट समय में 4 करोड़ हुआ करता था, उसको 7 करोड़ कर दिया गया है। MLA लेड क्या है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे MP लेड भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो MLA एंड MP लेड क्या है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। LAD मीन्स लोकल एरिया डेवलपमेंट, कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर उनके द्वारा जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके, जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज़ रोड के रिगार्डिंग में, वहाँ पे हॉस्पिटल के रिगार्डिंग में, वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान है, इसके अलावा और भी जो बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं उनके परस्पेक्टिव में जो पैसा है वो खर्च किया जा सके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। क्या स्टूडेंट्स हमारे कोविड-19 के समय में जो MP लेड का जो फंड है उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया था कि कुछ समय के लिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। UPSC 2020 के अंदर MP लेड के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अगर हम MP लेड के परस्पेक्टिव से इसको डिस्कस करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो फंड है उसके बारे में डिस्कस करें,
तो आप देखिए कि 1993 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया गया था और ये एक बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर में क्या होगा कि 100% जो पैसा है सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। कौन सा मिनिस्टर है जिसके द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। मोस्पी नाम का जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको डील किया जाता है। एमपी लेड को, एमएलए लेड को भी ये बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर में देखने के लिए मिलता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट्स का वहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंटली उनका राज्यसभा के मेंबर्स तो उनका जिस स्टेट से वो बन के आए हैं राज्यसभा के, तो उस स्टेट के अंदर जो अपना पैसा है वो खर्च कर सकते हैं। 50% के आसपास जो मनी है वो अपने किसी दूसरे स्टेट के अंदर भी उनके द्वारा खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जिनको वहाँ पे पसंद हो वहाँ पे वो खर्च कर सकते हैं। एक और स्कीम थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके अंडर में कुछ ग्राम है जो वहाँ पे अडोप्ट करने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के रिगार्डिंग भी कुछ स्टेट्स में उसको चलाया गया था। तो ये बेसिकली यहाँ पे एमपी लेड एंड एमएलए लेड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। दिल्ली के अंदर जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया है। पहले 4 करोड़ हुआ करता था, अब इसको 7 करोड़ है वो कर दिया गया है। एक वर्चुअल ऐप के बारे में है जिसके रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा उसको यहाँ पे बैन किया गया है उसके जो सस्पिशियस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग में। तो आपको यहाँ पे जानकारी ये होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस थिंग है, प्राइवेसी का वायलेशन है या कोई नंबर्स है जिसको दूसरे के द्वारा शेयर किया गया हो, डाटा के अंदर ब्रीच हुआ हो, तो उनके द्वारा किसी भी यहाँ पे जो मोबाइल ऐप है उसको यहाँ पे बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के ये यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में है। एक लोअर जुडिशरी के अंदर में एक महिला जो जज हैं उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया कि कैसे उनको हरेस है वो किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में सीजीआई सर के द्वारा जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो वुमेन जज का बेसिकली एक कंप्लेंट था कि उनको किस तरीके से यहाँ पे हरेस किया गया है। उनका ये जो लेटर है वो वायरल था जो सोशल मीडिया साइट्स है वहाँ पे, तो उसके बारे में आप देखना कि किस तरीके से जो हरेसमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि विसाखा गाइडलाइन है 1997 के समय में विसाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया था। 2013 के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस का जो केस है जिसके अंदर में कि वर्क प्लेस के ऊपर में कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट है वो ना किया जाए टॉप अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में इंटरनल जो कमेटीज़ हैं, इंटरनल जो कमेटी है वो बनानी होती हैं। अगर कहीं पे 10 मेंबर से ज़्यादा जो पर्सन है वो वर्क करते हैं, लोअर देन 10 मेंबर है तो लोकल जो कमेटी एलसीसी है वो वहाँ पे फॉर्म करनी पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 10 मेंबर से कम लोग अगर वहाँ पे हैं तो। अगर हम बात करें मणिपुर के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है आप क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो कीजिए जिससे लोग यहाँ पे जो वायलेंस विक्टिम्स हैं उनको हेल्प मिल सके। लिटिल बिट समहाउ यहाँ पे जो कंसिलिएशन प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाए मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सोसाइटी के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है वहाँ पे वायलेंस की वजह से जिसको कि लिटिल बिट रिड्यूस किया जा सके। तो बेसिकली ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट के पर्पज़ से तो आप देखिए कि इंडिया का इंपोर्ट भी यहाँ पे कम हुआ और एक्सपोर्ट तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कम है वो देखने के लिए मिला है। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो डेफिसिट काफ़ी नैरो है प्रेजेंट समय में। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, इंपोर्ट भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट काफ़ी कुछ ऐसे आइटम्स है जिनके ऊपर इंडिया के द्वारा जो बैन है वो लगाया गया है फ्यूचर का जो इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए। फ्यूचर का इन्फ्लेशन किस तरीके से आप देखिए कि राइस के अंदर अल्लीनो का जो इफेक्ट है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मानसून है वो यहाँ पे कंटिन्यूस सही से नहीं देखने के लिए मिला है और राइस जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो मानसून सही से ना होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन आए। तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ के द्वारा उसके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो बैन है वो लगाया गया। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया कि ओनियन के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा जो बैन है वो लगाया गया था जिसके अंदर आप देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो किसान हैं जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। ओनियन का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है स्टूडेंट्स? नासिक के पास में एक जगह है, कौन सा है? लासिल गांव के अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है ओनियन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा कहा गया था कि रशिया के जो डायमंड है उनके ऊपर में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जाएंगे। अगर कोई डायमंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कोई डायमंड 1 कैरेट के आसपास का है तो उसको बेसिकली यहाँ पे किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। रशिया का जो डायमंड है उसको बेसिकली
तो आपको यहाँ पे एक तो G7 के बारे में पता होना चाहिए। G7 के जो कंट्रीज हैं, जो 7 जो कंट्रीज हैं, ये G8 हुआ करता था, रसिया इसका पार्ट था, फिर रसिया के द्वारा क्रीमिया का जो रीजन है उसको अनेक्स किया गया। तो अगर हम G7 के बारे में बात करें तो आप देखिए कि यूएसए है, यूएसए के अलावा यहाँ पे आपको यूके देखने के लिए मिलेगा। यूके के अलावा देखिए कि जो कनाडा नाम का जो कंट्री है, ये 3 कंट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको को जर्मनी है, फ्रांस है, इटली और जापान है। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। तो ये 4 कंट्री हैं, टोटल 7 कंट्री हैं। G7 का पार्ट है, 70s के समय ये स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा आप G7 के बारे में आपको एक और पता होना चाहिए कि पहले G8 हुआ करता था, रसिया को क्रीमिया के अनेक्स के बाद में एक्सपेल करने के बाद में G7 के रूप में फिर से इस्टेब्लिश हुआ है। हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। आप देखिए कि G7 का अगर हम वेटेज के बारे में बात करें या इस ग्रुप के पर्सपेक्टिव से जो डाटाज हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो वर्ल्ड का जो 50% नेट वेल्थ है वो यहाँ पे इन 7 कंट्रीज के द्वारा होल्ड किया जाता है। 50% जो नेट वेल्थ है वो 50 यहाँ पे इन 7 कंट्रीज के अंदर हम आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए अगर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 10% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आप यहाँ पे जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स का अभी तो एक्सपेंड कर दिया गया है स्टूडेंट्स, वहाँ पे काफ़ी कुछ नई कंट्रीज हैं उनको मेंबर के रूप में ऐड किया गया है। जो ऑलरेडी ब्रिक्स हुआ करते थे, ब्रिक्स जो 5 डेवलपिंग कंट्रीज, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड का जो वेल्थ है उसके अंदर में काफ़ी कम उसका जो परसेंटेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से वो काफ़ी ज़्यादा संख्या है वो वहाँ पे पाई जाती थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हाई इकोनॉमी है, 50% वर्ल्ड का वेल्थ है, 10% पॉपुलेशन है। G7 के अंदर 7 कंट्री हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में रशिया के जो भी डायमंड्स हैं उनको बैन करने के बारे में बात की गई है कि 1 कैरेट के आसपास जो डायमंड है उनको यहाँ पे बैन किया जाएगा। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि 90% वर्ल्ड का जितना भी डायमंड है ना, उसका जो कट और पॉलिशिंग का जो काम है, कट और जो पॉलिशिंग का जो काम है इंडिया के अंदर ही उसको कैरी आउट किया जाता है। इंडिया के अंदर डायमंड का जो पॉलिशिंग एंड कटिंग का जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, सूरत नाम की जो जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि क्या इंडिया के लिए कोई कंसर्न का बात है, कंसर्न का सिचुएशन इस वजह से नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो काम है 0.5 जो टन के आस 0.5 टन 0.5 जो कैरेट के आसपास जो इनका जो कटिंग एंड पॉलिशिंग है वो इंडिया के अंदर कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ पे जो बैन लगाया गया है 1 कैरेट के आसपास का जो डायमंड है उसके ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिएगा अगर 1 कैरेट के आसपास यहाँ पे स्टार्ट होगा तो इंडिया के द्वारा जो नेगोशिएशन है वो किया जाएगा EU के द्वारा और G7 के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूरत के बारे में हमने डिस्कस किया, रसिया के अंदर जो डायमंड की यहाँ पे बात की गई है, तो रसिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मीर माइंस है, मीर माइंस है कहाँ पे, रसिया का जो सर्बिया का जो रीजन है ईस्टर्न रसिया के अंदर में, वहाँ पे मीर माइंस है जो कि बेसिकली काफ़ी बड़ी माइंस हैं जो जानी जाती हैं डायमंड के पर्सपेक्टिव से। जैसे हमारे यहाँ पे कोल निकाला जाता है वैसे ही वहाँ पे डायमंड का जो माइनिंग्स है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर भी क्या यहाँ पे जो डायमंड है वो निकाला जाता है क्या स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, कौन सा, पन्ना। पन्ना के अंदर में आपको बेसिकली जो डायमंड है वो देखने के लिए मिलता है, डायमंड का जो माइनिंग्स है। गोल्ड का माइनिंग्स कहाँ है हमारे यहाँ पे, गोल्ड का कोलार के अंदर है, कर्नाटका का जो रीजन है, जिसके रिगार्डिंग एक मूवी भी है KGF, आपने सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड का पर्सपेक्टिव से एक मूवी भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओमान के बारे में है, ओमान देखिए कि इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है गल्फ के रीजन के अंदर में, और गल्फ का जो बेसिकली अरेबियन जो पेनिनसुलर है उसके अंदर सबसे जो इंडिया के साथ में जो कनेक्टेड है, सबसे जो पास सिचुएटेड है, वो यहाँ पे आपको ओमान ही देखने के लिए मिलता है। तो ओमान के जो सुल्तान है इंडिया के विजिट के लिए आ रहे हैं, 2020 के समय में वो पावर के अंदर में आए थे ओमान के जो सुल्तान है। उसके बाद में उनका जो फर्स्ट इंडिया का विजिट है 2020 के समय वो पावर के अंदर में आए, और फर्स्ट इंडिया का विजिट है उनके द्वारा। अगर हम इंडियन PM के बारे में डिस्कस करें तो 2018 के समय हमारे जो प्रेजेंट PM हैं वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, कहाँ पे, ओमान के अंदर में। काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर हमने डिस्कस किया है, इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है ओमान के साथ में, अभी का नहीं है। आप देखिए कि कोल्ड वॉर के समय का इंडिया का एक अच्छा रिलेशन है ओमान के साथ में, जब वर्ल्ड वहाँ पे 2 एरियाज के अंदर में डिवाइड था तो उस समय भी हमारा रिलेशन था। जब पाकिस्तान का जो मोर डोमिनेशन था गल्फ के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, उस समय भी ओमान का इंडिया के साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया भी ओमान की पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है कि चाइना के बाद में
चाइना के बाद आफ्टर द चाइना इंडिया ओमान का जो ऑयल है उसका एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में इंडिया यहाँ पे सेकंड जो डेस्टिनेशन है वो प्ले करता है ओमान के जो ट्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर ओमान का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है तो क्लोजेस्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अरब रीजन के अंदर में। स्ट्रेटजिक लोकेशन को ये शेयर करता है, अरेबियन सी के अंदर भी ये सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी, गल्फ ऑफ आदेन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि 2019 के समय में 2019 के समय में जो वहाँ पे आपको जो क्राइसिस देखने के लिए मिला वो जो गल्फ के रीजन के अंदर में, तो उस समय भी ओमान के द्वारा काफ़ी सारे ऐसा जो इंडिया को जो हेल्प है वो प्रोवाइड की गई थी ऑपरेशन संकल्प के थ्रू में। ऑपरेशन संकल्प के थ्रू इंडिया के जो बोट्स हैं, इंडिया की जो शिप्स हैं, उनको रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग भी जो हेल्प है ओमान के द्वारा उस समय में वहाँ पे प्रोवाइड की गई। इसके अलावा अगर हम गल्फ के ही रीजन के बारे में बात करें तो एक ट्रायोका यहाँ पे बनता है। ट्रायोका के अंदर में बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और ओमान आपको देखने के लिए मिलता है। ओमान है, सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये तीन कंट्रीज इंडिया के जो ट्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोल्ड एरा के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने पाकिस्तान के डोमिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया। पर्शियन गल्फ क्राइसिस है 2019 का, उस समय शिप्स के रेस्क्यू के रिगार्डिंग में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तब ईरान और यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट था उस समय भी ओमान के द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था ईरान और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिजोल्यूशन के अंदर में। और आप देखिएगा अब्राहिम अकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब्राहिम अकॉर्ड क्या है, 2020 के समय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो चलाया गया था कि अरब के जो कंट्रीज हैं उनका रिलेशन है किसके साथ में इस्टेब्लिश करना है, इजराइल के साथ में, जिसके अंदर में आप देखिए कि बहरीन नाम का जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उससे काफ़ी पहले 2018 के समय में जो उस समय इजराइल के जो पीएम हुआ करते थे नेतन्याहू, वो विजिट के लिए आए थे ओमान के वहाँ पे। तो आप देखिए कि अब्राहिम अकॉर्ड से काफ़ी पहले ओमान का जो रिलेशन है इजराइल के साथ में इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम ओमान की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया ने 2008 के समय ही वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया के द्वारा 2008 के समय इस्टेब्लिश किया गया ओमान के साथ में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट है वो कहाँ कब साइन किया गया, 2005 के समय में, ये इंडिया का यहाँ पे ओमान के साथ में। इंडिया की जो डिफेंस की तीनों विंग्स हैं जिनका एक्सरसाइज आपको ओमान की जो तीनों विंग्स हैं उनके साथ में देखने के लिए मिलता है, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है। इसके अलावा आप देखिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ओमान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा आप देखें कि जो सी पायरेसी है उसके रिगार्डिंग में भी जो ऑपरेशंस हैं इंडिया और ओमान के द्वारा जॉइंटली वे में चलाया गया है कि जिससे सी पायरेसी के जो इंसिडेंट्स है एक सेफ आपको जो सेफ जो प्लेस है वो देखने के लिए मिले इंडियन ओशन रीजन, उसी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि ऑपरेशन संकल्प के समय इंडिया की जो शिप्स है उनके रेस्क्यू के अंदर हेल्प किया गया ओमान के द्वारा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। पोर्ट डक्कम नाम का जो पोर्ट है, पोर्ट दक्कम नाम का जो पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट्स है वो साइन किए गए हैं कि इंडिया इसको यूज कर सकता है। आप देखिए कि ऐसा ही एक पोर्ट स्टूडेंट सिंगापुर के अंदर भी है जो इंडिया उस पोर्ट को यूज करता है। पोर्ट डक्कम जो कि ओमान के अंदर सिचुएटेड है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 6000 के आसपास इंडिया और ओमान के जॉइंट वेंचर्स हैं वो ओमान के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इसका जो एक्सपोर्ट है उसका डेस्टिनेशन है, इसका जो क्रूड ऑयल है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि डिजिटल जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में इंडिया और ओमान के द्वारा जो रुपे का डेबिट कार्ड है उसको भी लॉन्च किया गया था। और अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग के समय इंडिया के द्वारा और ओमान को यहाँ पे गल्फ ब्रिज को डेवलप करने के रिगार्डिंग में ओमान को एज ए इन्वाइटी कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया यहाँ पे G20 की मीटिंग के दौरान। और ओमान की इस मीटिंग के दौरान में आप देखिए कि G20 की इस मीटिंग के दौरान आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका इंडिया का प्रपोजल था कि जिसमें यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है वाया द मिडिल ईस्ट के परस्पेक्टिव से, और सुएज कैनाल को बाईपास करने का एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि ओमान का इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी होगा और ओमान का फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप में वो जो कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। डीप ओशियन एक पाइपलाइन है जिसको भी प्रपोज किया गया था, डीप ओशियन पाइपलाइन है वो भी रिगार्डिंग द इंडिया और ओमान के पर्सपेक्टिव से था।
तो ये काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर में इंडिया और ओमान है, जिनका जो रिलेशन है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो, डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो, सभी के अंदर में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए कि आप देखिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो कतर के साथ में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसके समय भी ओमान का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अरब लीग है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टूडेंट्स, ओआईसी का हेडक्वार्टर जेद्दा के अंदर में, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर सिचुएटेड है, रेड सी के एरिया के अंदर में। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ओमान इसका पार्ट है। तो इंडिया के लिए जो मिडिल ईस्ट का जो हमारा जो बेसिकली जो पॉलिसी है, वेस्ट का जो पॉलिसी है, उसके पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्लेयर का रोल प्ले करता है ओमान। इंडिया को इसके साथ अपने जो रिलेशंस है उसको मोर वे में स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारा जो पन्नून का जो केस है, जो बेसिकली खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, उसी समय में एक पर्सन है जिसका नेम दिया गया था। नेम किसका है स्टूडेंट्स, आप देखिए निखिल गुप्ता नाम के जो पर्सन है, जिनको चेक रिपब्लिक के वहाँ पे बेसिकली डिटेंड किया गया था। तो उन्हीं के रिगार्डिंग में एक हैबियस कॉर्पस पेटिशन है वो फाइल की गई है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा कि बेसिकली वहाँ पे एक तो वेजिटेरियन पर्सन है जिसको वहाँ पे डिटेंड किया गया है, उनको बेसिकली जो नॉन वेज के रूप में जो फूड है वो प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा जो इलीगल डिटेंशन है उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई। तो उसके बारे में आप देखिए कि अभी कोई मोर डेवलपमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन नेशनल का जो नेम है वो पूछा गया है कि जो चेक कोर्ट को यहाँ पे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी गई है। शाही ईदगाह नाम का एक जगह है, बेसिकली मथुरा के अंदर है, उसके सर्वे के रिगार्डिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि वहाँ पे जो सर्वे है उसको कैरी आउट किया जाए। आप देखिए कि उसका जो बेसिकली ओरल यहाँ पे जो पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई, बेसिकली जो जजमेंट का जो कॉपी है उसके रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो नहीं फाइल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टे देने से बेसिकली मना कर दिया गया कि हम स्टे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली जजमेंट का जो कॉपी है, जो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जजमेंट है वो डिलीवर किया गया है, वो यहाँ पे ना पता होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिफ्यूज कर दिया गया। शाही ईदगाह का जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर में यहाँ पे स्टे है वो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाटो के बारे में, हमने डिस्कस किया है नाटो क्या है। नाटो आप देखिए कि स्टूडेंट्स कलेक्टिव डिफेंस के रिगार्डिंग में एक मैकेनिज्म है, एक डिफेंस का एग्रीमेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम का जो जगह है ब्रुसेल्स, वहाँ पे हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। नाटो के एक मेंबर हैं फिनलैंड। फिनलैंड और इनका जो लोकेशन है उसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। सी ऑफ जो बोथनिया का जो सी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि फिनलैंड का एक न्यू मेंबर है नाटो के। फिनलैंड के द्वारा यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे जो पोर्ट्स हैं, जो डिफेंस के जो एरियाज हैं, जो यूएस के द्वारा में या नाटो की जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा यूज किए जा सकते हैं। फिनलैंड का लोकेशन के बारे में आप जरूर से देखना कि बाल्टिक सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें बोथनिया का जो सी है उसके अंदर कहाँ पे सिचुएटेड है। नॉर्वे, फिनलैंड, इनका जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यमन का जो रीजन है, आप देखिए यमन एक डिस्टर्ब कंट्री है। 2017 से इंडिया का जो रिलेशंस हैं वो भी वहाँ पे सही से नहीं है, एक डिस्टर्ब कंट्री होने की वजह से। होती जो रिबेलियंस हैं, होती जो रिबेलियंस है उनके द्वारा रेड सी के अंदर फिर से अटैक किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे ऑलरेडी पहले एक इंडिया के लिए एक शिप आ रहा था, बेसिकली शिप इंडिया का नहीं था, वहाँ पे सिर्फ रेड सी से आने की वजह से होती रिबेलियंस के द्वारा अटैक किया गया है। तो आपको ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसके अंदर की बेसिकली हम जो तीन चार कंट्रीज हैं जिनको रीड करते हैं, आप देखिए कि इसके अंदर सोमालिया है, इथोपिया है, इटिका है, जिबूती है। ये चार कंट्रीज हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट के रूप में देखते हैं। इसका एक्सटेंडेड पार्ट के अंदर कभी कभी केन्या को भी ऐड कर लिया जाता है। तो आप देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर सी पायरेसी कॉमनली देखने के लिए मिलती है। इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड है, इधर गल्फ का हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है वो सिचुएटेड है, और यहाँ पे देखिए कि रेड सी का एरिया है, ये इजिप्ट का पार्ट है जहाँ से आपको सुएज कैनाल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो हमारा जो इजराइल का जो एरिया है वो भी सिचुएटेड है गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेनेजुएला एंड गुयाना के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है कि यहाँ पे वेनेजुएला एंड गुयाना के द्वारा कोई भी जो फोर्स है उसका यूज नहीं किया जाएगा। अभी देखिए कि रेफरेंडम पास किया गया था वेनेजुएला के अंदर में। रेफरेंडम इज रिगार्डिंग द, आप देखिए कि गुयाना के अंदर में एक रीजन है, गुयाना के अंदर एक रीजन है जिसको कि हम एसे क्यूबो के नाम से जानते हैं कि ऑयल रिच रीजन है, असेन क्यूबो के नाम से उस रीजन को जानते हैं।
वहाँ पे ऑयल रिच रीजन होने की वजह से वेनेजुएला का यहाँ पे जो डिजायर है कि उसको बेसिकली रेफरेंडम के थ्रू उसको ऐड कर लिया जाए, फोर्स का वहाँ पे यूज किया जाए, तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया कि फोर्स यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये रीजन के बारे में पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस, यूके, इजराइल, इन सभी के बारे में है, ये कंटिन्यूस न्यूज है जिनको हमने डिस्कस किया है। एक कंट्री है जिनके द्वारा यहाँ पे यूक्रेन की रिगार्डिंग में जो एड है जिसको सप्लाई को ब्लॉक किया गया है इनके द्वारा, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यूक्रेन के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में, तो ये इन सभी टॉपिक्स ये कंटिन्यूस न्यूज के अंदर हैं। इजराइल और हमास का जो रीजन है गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में, वो यहाँ पे लास्ट 1.5 मंथ से कंटिन्यूस, मोर देन 2 मंथ से कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन।